हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फिजिक्स का फर्स्ट लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइट क्या होती है। ओके, लाइट क्या होती है, उससे क्या होता है। तो बेटा, लाइट एक ऐसा फिनोमिनन, नेचुरल फिनोमिनन होता है जो हमारे अंदर विजन या साइट की सेंस को इनकॉर्पोरेट करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब लाइट की प्रेजेंस रहती है तो हम देख सकते हैं कि सामने क्या ऑब्जेक्ट है। ओके, अच्छा, अब देखो डेली लाइफ में कैसे ये हमारे काम आता है। तो बोला है कि ड्यूरिंग द डे, ठीक है, ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट्स अपने रहेंगे जिनके ऊपर लाइट फॉल करेगी, तो ये क्या करेंगे, लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल करेगी, वो इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे एंड फिर ये जो लाइट है ये हमारी आईज रिसीव कर लेंगी। अब ये क्या करता है, ये हमको देखने, जब हम चीज़ें देखते हैं तो ये हमको एनेबल करता है कि अच्छा ठीक है, लाइट आ रही है किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर, तो हम उसे देख पा रहे हैं। अगर लाइट रिफ्लेक्ट होकर नहीं आएगी तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। अच्छा, enables us to see things। आगे बोल रहा है कि we are able to see through a transparent medium। क्या बोल रहा है, मीडियम के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। कैसा मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अब आगे क्या बोल रहा है कि हम इस ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू देख सकते हैं एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। समझ लो, यहाँ लाइट का सोर्स है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट गई, इसके ऊपर पड़ी, इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आइज तक गई। अब यहाँ पे क्या है, बीच में मीडियम है। ठीक है, तो जब लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आइज तक आएगी तो ये किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर रही है कि नहीं। तो इस मीडियम के थ्रू, ये क्या है, हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसके थ्रू लाइट ट्रांसमिट हुई और उसके बाद, ट्रांसमिशन के बाद आपकी आइज तक पहुँची। ये कह रहा है, ये कब हो रहा है, डे टाइम में। ठीक है, अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई आपके पास ऐसी बहुत से कॉमन फिनोमिनन हैं, वंडरफुल से, जो कि इस लाइट से एसोसिएट किए जा सकते हैं, जो कि हमारा है इमेज फॉर्मेशन मिरर्स के द्वारा। मिरर हमारे इमेज फॉर्म करते हैं, चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो गया, चाहे वो प्लेन मिरर हो गया, है ना। अब आप रोज़ खुद को आईने में देखते हो कि नहीं, क्या देखते हो आप, अपनी इमेज देखते हो। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा आ जाएगा कि इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। आगे क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये भी एक तरीके से क्या है, लाइट कहाँ से आ रही है, एक सोर्स से आ रही है। वो सोर्स क्या है, स्टार है आपके लिए। ओके, तो ये जो सोर्स से लाइट आ रही है, तो ये कहाँ पे आ रही है, आपकी आईज में आ रही है, सोर्स से मीडियम के थ्रू। मीडियम है ये आपका पूरा एटमॉस्फेयर जो है ना, जहाँ स्पेस में वैक्यूम है, स्टार बहुत दूर होएगा, बीच में वैक्यूम पड़ेगा, फिर आपका क्या पड़ेगा, एटमॉस्फेयर पड़ेगा, उसके बाद कहाँ, आप सरफेस पे आप रहोगे। तो लाइट क्या इस मीडियम के थ्रू सोर्स से आपकी आईज तक ट्रांसमिट हो रही है। ओके, आगे देखते हैं तो क्या बोल रहा है कि हम ब्यूटीफुल कलर्स देखते हैं रेनबो के, तो वो भी कैसे, सोर्स रहती है एक तरीके से, वो सेवरल कलर्स हमारी आईज पे आते हैं। आगे क्या बोल रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम एंड सो ऑन। ये इतने इसने क्या दे दिए, एग्जाम्पल दे दिए। एक ये है, एक ये है, ये सेकंड हो गया आपका, ये थर्ड हो गया, दिस इज फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे इसने 4 एग्जाम्पल दे दिए आपके कि जो लाइट हमारे एमिट करती है। 4 एग्जाम्पल की इमेज फॉर्मेशन हो सकता है लाइट के कारण, स्टार्स की ट्विंकलिंग हमको विजिबल होती है, रेनबो विजिबल होता है हमको, लाइट की बेंडिंग होती है। ठीक है, अच्छा आगे देखो, अब क्या बोल रहा है कि जब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं तो ये एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है हमको, लाइट और उसके जो भी अदर फिनोमिनन है उसके बारे में। बोला है कि बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमिना अराउंड अस वी मे कंक्लूड दैट लाइट सीम्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ये बहुत अच्छी बात बोली है। क्या बोली है इसने बोला है कि हमारे आजू बाजू जो कॉमन ऑप्टिकल फिनोमिना होते हैं, तो हम इससे एक चीज़ का कंक्लूजन लगा सकते हैं, और वो ये है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। ओके,
क्या बोला है यहाँ पे, लाइट सीम्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस। अब कैसे, तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो आप, हेडलाइट कार की होती है या टॉर्च ले लो। तो जब आप टॉर्च ऑन करते हो, आपने जिस डायरेक्शन में उसको पॉइंट करके रखा है, तो जो लाइट रहती है वो सीधे सीधे टॉर्च से निकल कर स्ट्रेट ट्रैवल करती है। इवन इन द केस ऑफ हेडलाइट, अगर कार की हेडलाइट कार समझ लो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, ओके, तो उसकी जो हेडलाइट का मतलब हेडलाइट से लाइट निकलेगी तो वो उसकी भी डायरेक्शन कहाँ, नॉर्थ की तरफ रहेगी, ऐसे सीधे सीधे पाथ में ट्रैवल करेगी, ओके। The fact that a small source of light casts a sharp shadow of an opaque object points to this straight line path of light usually indicated as a ray of light। ये बहुत अच्छी बात बोली है इसने, ये एक तरीके से ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ऐसा क्यों है कि लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही है। तो ये उसका क्या है, ये एक्सप्लेनेशन है, ओके। एक्सप्लेनेशन में ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर मैंने कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया लाइट के पाथ के बीच में, ये मेरा लाइट का सोर्स है, ये लाइट का पाथ है, ठीक है, यहाँ बीच में मैंने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब ओपेक क्या होता है, तीन चीज़ें होती हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, फिर आता है ओपेक, ओके। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके थ्रू लाइट पार करके जा सकती है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट ऐसा होता है, जैसे कि अगर एग्जांपल दूँ मैं, बटर पेपर होता है या फॉग्ड ग्लास होते हैं, तो आप उनके थ्रू उतने अच्छे से क्लियरली नहीं देख सकते, बट लाइट फिर भी सीम्स टू ट्रैवल थ्रू इट पार्शली। और जो ओपेक ऑब्जेक्ट रहते हैं तो वो क्या करते हैं, वो लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, तो इट डजंट एनेबल द लाइट टू पास थ्रू इट। तो अगर ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे मैंने एक स्क्रीन रख दी, मैंने ये सोर्स है, ये पाथ है, यहाँ पे मैंने बीच में ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया और पीछे एक स्क्रीन रख दी, तो ये जो स्क्रीन है ना, वहाँ पे एक शैडो बनेगी इस ओपेक ऑब्जेक्ट की, समझे, स्क्रीन पे इस ऑब्जेक्ट की शैडो बनेगी। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो सोर्स से लाइट आ रही है वो ब्लॉक हो रही है किसके द्वारा, ओपेक ऑब्जेक्ट के द्वारा। इसीलिए ये जो शैडो है ये जस्ट इसके पीछे स्क्रीन पे बन रही है, और शैडो कैसी बन रही है, शार्प बन रही है। दिस मीन्स कि जो लाइट सोर्स से आ रही है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है ना। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल कर रही है एंड इट इज़ यूजुअली इंडिकेटेड एज अ रे ऑफ लाइट। तो जो सोर्स से लाइट आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। एंड कलेक्शन ऑफ रेज इज नोन एज बीम। तो अगर मैं एक सिंगल लाइन लूँ, समझ लो ये मेरा सोर्स एस है, यहाँ से एक लाइट की रे निकल रही है, तो इसको तो हमने क्या कह दिया, रे कह दिया, ओके। बट अगर बहुत सारी रेज निकल रही हैं तो उसको मैं क्या कह दूंगी, इसको मैं कह दूंगी बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट मतलब क्या होता है, कलेक्शन होता है, किसका, रेज का कलेक्शन। ठीक है, यहां तक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब इसके पहले जरा लिख लो थोड़ा सा, क्या लिख लो, लाइट के बारे में लिख लो जरा। हेडिंग डाल लो, लाइट। इसकी डेफिनेशन लिखोगे, लिखो जरा, लाइट is a form of energy which produces in us a sensation of sight। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये हमारे अंदर एक सेंसेशन ऑफ साइट प्रोड्यूस कर रहा है, ओके।
लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी का फॉर्म है, ये बस ध्यान में रखना, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन समझो क्या होता है, तो लिख दो, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो आप, रिफ्लेक्शन। इसके नोट्स अच्छे से बनाते चलना, एंड इफ़ पॉसिबल मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन आप लोग को तो नोट्स बनाने ही हैं, ठीक है? पीडीएफ के भरोसे मत बैठे रहना। लिख दो यहाँ पे, द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब बाउंस बैक होके आ रही है लाइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने टॉर्च रखा है, मैंने टॉर्च को ऑन कर दिया, टॉर्च के जस्ट सामने मैंने मिरर रख दिया है, या ये गेम आप लोगों ने बहुत किया होगा, लाइट वगैरह गोल होती होगी घर में, लाइट चली जाती होगी, तो आप बढ़िया टॉर्च लेके मिरर के सामने खड़े होकर ऐसे ऐसे टॉर्च वो करते हो, और टॉर्च इधर उधर रिफ्लेक्ट होके जाती है उसकी लाइट, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइट जो है वो बाउंस बैक हो रही है, ये मिरर की सरफेस पे गई और ये बाउंस होके वापस आई। ओके, अब ये क्या है? फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट थ्रू द सेम मीडियम। यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मीडियम जो रहेगा वो सेम रहेगा। कैसे, मैं अभी समझा रही हूँ। ओके, थ्रू द सेम मीडियम on striking the surface of any object is known as reflection। ठीक है, अब ये एक बार ऐसे समझ लो कि ये आपका मिरर है, ओके? ये आपकी सोर्स एस ले लिया मैंने इसे, ठीक है? यहाँ से लाइट समझ लो ऐसे गई, जस्ट अ सेकेंड। तो ये क्या है? ये आपका सोर्स है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रही हूँ उठा के। तो यहाँ पे ये लाइट की सोर्स है और ये कैसे गई? ऐसे गई, यहाँ पे देखो ज़रा, ऐसे गई। और ये अब क्या होएगा? ये यहाँ पे ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये लाइट की रेस को हिट कर रही है, यहीं से ये क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट या बाउंस बैक हो जाएगी। ओके, समझ रहे हो? ऐसे। और ये हो गई आपकी एक तरीके से एक लाइन जिसके थ्रू ये क्या कर रही है? बाउंस बैक कर रही है इस लाइन के अकॉर्डिंग। लेट मी जस्ट रहने दो, ये नहीं आ रहा है। ओके, ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी स्क्रीन, यहाँ पे ये, ठीक है? और ये है आपका ऑब्जेक्ट जहाँ से लाइट आ रही है,
सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, चाहो तो ये डायग्राम बना सकते हो एक एक्सप्लेनेशन के लिए, रफ एक्सप्लेनेशन के लिए कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और यहाँ पे एक और लेबलिंग कर दो, दिस लाइन, ये जो गई है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है आपकी नॉर्मल। क्या है? नॉर्मल। और ये जो स्क्रीन है ये कैसी है? ये वर्टिकल लाइन है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस इधर पे मैं V फॉर वर्टिकल लिख दे रही हूँ और यहाँ पे मैं H फॉर हॉरिजॉन्टल लिख दे रही हूँ। ये क्या है? ये आपकी नॉर्मल है। अब ये नॉर्मल क्या होता है ये अभी मैं समझाती हूँ। ये लिख लिया इतना? ओके, आगे चले। इसके बाद अपन चलते हैं, ये क्या है? ये है आपके लॉज। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इनको बहुत ही ध्यान से सुनना। ये क्या बोल रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, क्या बोल रहा है ये? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसको कैसे समझोगे? तो इसको समझो विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। यहाँ पे यही वाला डायग्राम देख लो, यहाँ पे पीछे जो है, ये जो सोर्स से अपनी लाइट आ रही है, ओके, तो ये क्या? ये है हमारी इंसिडेंट रे कहलाएगी। क्या कहलाएगी ये? इंसिडेंट रे। ओके, तो इंसिडेंट रे जो रहती है, अब मैंने क्या बताया था? ये नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होती है? ये जो हमारी स्क्रीन है, इस स्क्रीन से, ये कैसी है? वर्टिकल स्क्रीन है, तो इसके अगर मैं परपेंडिकुलर जाऊंगी, इस स्क्रीन के मैं परपेंडिकुलर, मतलब दैट इज 90 डिग्रीज जाऊंगी मैं। ओके, तो 90 डिग्रीज में जाके मुझे क्या मिलेगी? एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं क्या कह दूंगी? नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या रहती है? इट इज परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, और कुछ नहीं। परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल भी कहते हैं। ओके, परपेंडिकुलर का दूसरा नाम नॉर्मल रहता है। तो ये क्या रहती है? ये नॉर्मल, ये हमारी स्क्रीन के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन रहती है। ये बात ध्यान में रखना, इमेजिनरी लाइन रहती है नॉर्मल। अच्छा, अब देखो, ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है? सोर्स से आ रही है। किसकी तरफ आ रही है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ। ओके, स्क्रीन की तरफ। अब देखो क्या होएगा? ये इंसिडेंट रे आई। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ना एक एंगल बनता है। क्या बोलते हैं उसको? एंगल आई कहते हैं। एंड दिस एंगल आई स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ एंगल आई, जस्ट अ सेकेंड, ओके, एंगल आई इज इक्वल टू, एंगल आई किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो डायग्राम आपने बनाया है उसमें ये मॉडिफिकेशंस कर लो। ओके, अब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जो आपका एंगल आर रहेगा, एंगल आर क्या रहेगा? ये रहेगा आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगी। ओके, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट होने के बाद जब स्क्रीन से ये रे वापस बाउंस बैक हुई, तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। ओके, रिफ्लेक्टेड रे। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा एंगल आर। ओके, नॉर्मल, मैंने क्या कहा? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा एंगल आर। तो यहाँ पे लिख लो कि एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है,
अब जहाँ पे ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों मिल रहे हैं, इसको मैं कह दे रही हूँ पॉइंट ओ। ओके, इसको मैं क्या कह दे रही हूँ, इसको मैं कह दे रही हूँ पॉइंट ओ। तो मेरा पॉइंट ओ क्या है, मेरा पॉइंट ओ क्या है, तो इसको मैं कह दे रही हूँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको मैंने कह दिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कह दिया, किसको, पॉइंट ओ को। ठीक है, अब इसको यहां पे देख लो जरा, क्या कह रहा है ये, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब अगर अपन ने जो साइंस उसको दिए हैं, साइंस कौन से दिए हैं, ये वाले, एंगल आई को अपन ऐसे डिनोट कर रहे हैं, एंगल आर को अपन ऐसे डिनोट कर रहे हैं, तो ये क्या कह रहा है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैंने इसको ऐसे कह दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये क्या हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। सेकेंड लॉ पे चलते हैं। सेकेंड लॉ क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से, देखो यहां पे इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तीन चीजें कह रहा है ये। क्या कह रहा है ये, इंसिडेंट रे पहली बोली इसने, दूसरी ये कह रहा है नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब पहले समझो, बोल रहा है नॉर्मल किसके किसके प्रति नॉर्मल है, टू द मिरर। ओके, मिरर के प्रति दिस इज नॉर्मल। ओके, कहां पे नॉर्मल है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, जहां पे इंसिडेंट रे आकर स्क्रीन को स्ट्राइक करेगी दैट विल बी योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये नॉर्मल आपकी कहां पे आ रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आ रही है। ओके, नॉर्मल किसकी है, मिरर की है। अच्छा, आगे देखो क्या बोल रहा है, इंसिडेंट रे, दूसरा नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और फिर बोल रहा है ये कि द रिफ्लेक्टेड रे। ओके, ये तीन चीजें बोली है इसने, तीन चीजें बोली हैं, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जरा यहां पे, ये एक प्लेन है, ये बोर्ड जो है, ये डिजिटल बोर्ड जो है, ये एक प्लेन है। तो मैंने क्या किया, मैंने इंसिडेंट रे भी यहीं पे बनाई, इसी प्लेन पे, मैंने नॉर्मल भी इसी प्लेन पे बनाई, और मैंने रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन पे बनाई। ओके, तो ये बोल रहा है कि ये जो तीनों हैं, क्या, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। ऐसा नहीं कि मैंने इंसिडेंट रे को ऐसे किया बट नॉर्मल ऐसे जा रही है। ओके, इंसिडेंट रे ऐसे आई और नॉर्मल ऐसे जा रही है, ये तो टेढ़ी हो गई, ऐसे टेढ़ी हो गई। ओके, और रिफ्लेक्टेड रे वहां जा रही है ना, एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ये समझ लो ये एक प्लेन है, तो इंसिडेंट रे भी ऐसे आएगी, नॉर्मल भी ऐसी रहेगी एंड रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसी ही आएगी, तीनों एक प्लेन पे रहेंगी। इसका मतलब समझ गए, तो ये हो गए आपके टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये पहला लॉ था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, and the second law states that incident ray normal to the mirror at the point of incidence and reflected ray all lie in the same plane। इनको याद कर लेना, कभी कभी ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोल रहा है कि these law of reflection are These law of reflection are applicable to all types of reflecting surface। तो ये किन किन reflecting surfaces पे applicable है, सारी, all types of reflecting surface, including क्या, including spherical mirror। इंक्लूडिंग क्या, स्फेरिकल मिरर को भी इंक्लूड करके सारी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस पे ये लॉ क्या है, एप्लीकेबल है, ऐसा कह रहा है ये। ओके, आगे क्या बोल रहा है ये कि यू आर फेमिलियर विथ फॉर्मेशन ऑफ
इमेज बाय अ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर की फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन से आप ऑलरेडी वाकिफ़ हो, फेमिलियर हो, ठीक है। आपने पढ़ा होएगा ये अपनी मिडिल स्कूल की क्लासेस में, क्लास 6, 7 या 8 में पढ़ा होएगा आपने कि प्लेन मिरर में क्या क्या होता है, रिफ्लेक्शन कैसा होता है। कुछ कुछ पॉइंट्स भी आपने पढ़े होंगे, क्या क्या थे, कुछ याद है, बता सकते हो कुछ मुझे? बताओ बताओ। आपने इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर पढ़ा था अपनी प्रीवियस क्लासेस में, ओके। तो उसमें क्या क्या मतलब मेन पॉइंट्स हो सकते हैं जो आप याद कर सकते हो, या समझ लो आप प्लेन मिरर में रोज़ खुद को देखते हो, प्लेन मिरर में रोज़ खुद को देखते हो ना, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप नोटिस करते हो? आगे आगे, चलो ठीक है, बताओ बताओ। तो क्या, सुनो, ये मिरर है, ओके, समझ लो ये मिरर है, ये मैं मिरर के एकदम पास हूँ। अब अगर मैं मिरर से दूर जाऊंगी, ये तुम डेली लाइफ में देख सकते हो, तुम मिरर से दूर जाते हो तो तुमको ऐसा लगता है कि जो आपकी इमेज बनी है वो भी दूर जा रही है आपसे, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो आपकी इमेज है, अब कभी कभी आपने देखा होगा चम्मच में आपकी इमेज बनती है लेकिन आप उसमें उल्टे दिखते हो, सर नीचे दिखता है आपका, बाकी की जो बॉडी है वो ऊपर दिखती है। तो बट मिरर में तो ऐसा नहीं होता, मिरर में तो सर यहीं पे दिखता है जहाँ पे है आपका, और बॉडी फिर उसके नीचे दिखती है, ओके। तो यहाँ हमारी इमेज कैसी हो गई, रियल नहीं हुई, वर्चुअल हुई, ओके, वर्चुअल हुई। और कैसी हुई, इरेक्ट हुई। इरेक्ट मतलब सीधी सीधी। चम्मच में कैसी दिखती है, इन्वर्टेड, उल्टी दिखती है, ओके। और क्या नोटिस किया होगा, और क्या नोटिस किया होगा? जो आपने बोला ना लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखता है, लैटरल इन्वर्जन, ठीक है, उसको लैटरल इन्वर्जन कहते हैं, ओके। देख लो ये सारे पॉइंट्स, ये पूरी जो पीडीएफ पीपीटी बनाई गई है ये आपकी एनसीईआरटी से ही बनाई गई है, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है ये, ओके। ना इससे कुछ बाहर का है, सब उसी का है, ओके। तो तुम्हारी ही एनसीईआरटी में सारी इंफॉर्मेशन दी है, बस तुमको क्या ज़रूरत है, बुक खोल के पढ़ने की, ठीक है, जो तुम करते नहीं हो। यहाँ पे देखो क्या बोला है, बोला है कि जो इमेज आपकी बनती है वो क्या रहती है, इट इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। बहुत अच्छी बात बोली है, मार्क कर लो इसको, इट इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज कैसी होती है, जो किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन ना की जा सके, ओके। समझ लो मैंने यहाँ पे एक पेपर रख दिया है, लाइट आई मुझसे रिफ्लेक्ट होकर स्क्रीन पे, क्या मेरी इमेज पेपर पे बन रही है, नहीं बन रही है, ओके। बट मिरर अगर मैंने रख दिया तो मिरर के पीछे बन रही है, मिरर के ऊपर नहीं बन रही, मिरर के पीछे बन रही है। तो व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज दिस, दिस इज वर्चुअल इमेज, ओके। अच्छा, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छी बात कही है। क्या आप मिरर में जब देखते हो तो आप खुद को इतने से लिलीपुट टाइप के दिखते हो क्या मिरर में? नहीं ना, उतने ही देखोगे जितने आप हो, ओके। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, और जो आपकी इमेज का साइज रहेगा वो आपके ही बराबर रहेगा। आगे क्या बोला है कि द इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। आप मिरर के जितने सामने हो, इमेज भी आपकी उतनी ही पीछे बनेगी। मतलब अगर मैंने ये मिरर है, ये और इसके और मेरे बीच में डिस्टेंस अगर x है, तो जो मेरी इमेज रहेगी मिरर के पीछे, और ये जो मिरर की बैक की सरफेस रहेगी, या मतलब मिरर रहेगा, तो इमेज और मिरर के बीच में भी x डिस्टेंस रहेगा, ओके। ये साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या ये वाला फॉर्म इमेज इज फॉर्म्ड फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। तो ये मैं क्या बोल दूँ, ये समझ लो ये मिरर है, ओके, एंड दिस इज माई ऑब्जेक्ट। तो अगर मैंने इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में समझ लो x डिस्टेंस है, या इसको अपन मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर, वो जो बड़ा वाला स्केल होता है 30 सेंटीमीटर मान ले, तो अगर मेरी इमेज बनेगी किसके, मिरर के पीछे बनेगी इमेज, ओके, तो वो भी 30 सेंटीमीटर पीछे रहेगी। ये मिरर है, मिरर से 30 सेंटीमीटर पीछे क्या बनेगी, मेरी इमेज बनेगी, किसकी, इस ऑब्जेक्ट की, ओके। अब समझ में आया?
जितना ऑब्जेक्ट सामने है जितनी दूर उतनी दूर इमेज पीछे बनेगी, ये है इसका मतलब। अच्छा आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, बोला है कि द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट का राइट दिखता है, राइट का लेफ्ट दिखता है। अच्छा इसके ऊपर एक चीज़ थी आप लोग की क्लास 8th में थी, 7th में थी, आई डोंट रिमेम्बर, जो एम्बुलेंस वर्ड है वो उल्टा क्यों लिखा जाता है? हाँ, ताकि वो समझ लो एम्बुलेंस पीछे है, आप अपने व्हीकल में आगे हो, तो जब आप अपने व्हीकल के साइड मिरर या रेयर व्यू मिरर से पीछे देखोगे कि अगर कोई एम्बुलेंस आ रही है, तो वो जो एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ है तो वो आपके मिरर में आपको सीधा दिखेगा एम्बुलेंस, ओके। वो इसलिए रहता है, एम्बुलेंस में उल्टा इसलिए लिखा रहता है सामने, ओके। चलो आगे देखते हैं। अब कर्व्ड सरफेस पे आ गए हम थोड़ा सा, देखो जरा क्या बोल रहा है, बोला है कि द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज अ कर्व्ड मिरर। तो बोल रहा है कि हम एक शाइनी सी चम्मच ले ले तो उसकी जो कर्व्ड सरफेस है उसको हम स्फेरिकल मिरर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इट कुड बी कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर। आगे क्या बोल रहा है, मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज स्फेरिकल मिरर, ओके। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज हमारे मिरर रहते हैं वो क्या रहते हैं, स्फेरिकल मिरर रहते हैं। आगे क्या बोल रहा है, कैसे मिरर, कर्व्ड मिरर, मोस्ट कॉमनली यूज्ड कर्व्ड मिरर कैसे रहते हैं, स्फेरिकल रहते हैं। आगे क्या बोल रहा है, ये अब इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, स्फेरिकल मिरर के बारे में बोल रहा है कि ऐसे मिरर्स की रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर्स कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ स्फीयर। मतलब इसको मैं बना के बताती हूँ, ये अगर मेरा एक स्फीयर है, ओके, ये अगर मेरा एक स्फीयर है और जस्ट अ सेकेंड, ये स्फीयर है, ओके। अब मैंने क्या किया, मैंने इससे ये सरफेस ले ली, इतनी सरफेस मैंने ले ली इससे, ओके, कट कर दिया मैंने इसको, यहाँ से यहाँ तक कट कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी अंदर की सरफेस को पॉलिश कर दिया, किससे, मैंने इधर पे क्या पॉलिश आती है, सिल्वर सल्फाइड की पॉलिश आती है, सिल्वर सल्फाइड की पॉलिश, ओके। नो सॉरी, आई एम सो सॉरी, सिल्वर सल्फाइड नहीं आएगा यहाँ पे, सिल्वर नाइट्रेट आएगा, AgNO3, ओके। सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश आती है, आई एम सो सॉरी, सिल्वर सल्फाइड नहीं रहेगा, सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश रहती है ये, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ पॉलिश, किसकी, मिरर की पॉलिश, पॉलिश ऑन या पॉलिश फॉर मिरर, पॉलिश फॉर मिरर। तो अगर आप ग्लास के किसी एक सरफेस पे सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश करोगे, ओके, सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये एक मिरर बन जाएगा। दोनों साइड पॉलिश नहीं करना, दोनों साइड बिल्कुल पॉलिश करने की बेवकूफ़ी नहीं करना, क्या होएगा फिर, दोनों साइड मिरर बन जाएंगे, फिर तुम देखोगे किस तरफ से खुद को, दोनों साइड तुमने बंद कर दी पॉलिश करके, अब क्या तुमने जाके दे दिया किसी को मिरर, जिसको तुमने मिरर दिए समझ लो तुम्हारी आईना बनाने की दुकान है, तुमने दोनों साइड पॉलिश करके दे दिए, अब वो तुमको, हाँ भैया इसमें हम देखें किस तरफ से खुद को, ठीक है, ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करना। अच्छा, अब ये जो मैंने लाइंस बनाई है जिस तरफ, ये क्या है, ये पॉलिश्ड साइड है, ओके, पॉलिश्ड साइड है, कहाँ, कौन सा वाला, जहाँ पे लाइंस बनी है। तो अगर ये पॉलिश्ड साइड है बेटा, तो मैं क्या करूँगी, मैं सामने खड़े हो जाऊँगी, ठीक है। जो अनपॉलिश्ड साइड रहेगा, ये समझ लो ये मिरर है, यहाँ पे पॉलिश हुई है, तो अगर मैं यहाँ से खुद को देखूंगी तो मेरा चेहरा नज़र आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। ये मिरर है, ये पॉलिश्ड साइड है, ओके, मैं सामने खड़ी हूँ, पॉलिश्ड कहाँ है, पीछे हुई है पॉलिश, तो अगर मैं सामने खड़ी रहूँगी तो क्या मैं खुद को देख पाऊँगी, ठीक है, ओके। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है ये क्या हो गई, आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, क्या हो गई, ये सरफेस जो हो गई वो हो गई आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके। अच्छा, इन केस मैं अपना मिरर यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक,
बट दिस टाइम मैंने पॉलिश बाहर की तरफ की है। दो टाइप के मिरर बता रही हूँ, देखो इस स्फेरिकल मिरर से दो ही टाइप के मिरर, या तो तुम पॉलिश अंदर कर दो स्फीयर वाली सरफेस के, या तो तुम कर्व्ड सरफेस के बाहर पॉलिश कर दो। तो इस बार मैंने क्या किया, पॉलिश सरफेस मेरी बाहर है, पॉलिश्ड सरफेस। जब मेरी पॉलिश्ड सरफेस बाहर आ गई तो मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये क्या हो गई, ये मेरी अंदर की जो सरफेस है वो मेरी हो गई रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरी बाहर की तरफ है और यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरी अंदर की तरफ है। ओके, पॉलिश किसकी की है, सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश की है, ये मैंने एडिशनल बता दिया है। अच्छा, अब देखो तो इसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है, आउटवर्ड्स की तरफ कर्व्ड है, सुन लो बहुत ध्यान से, इसके बेसिस पे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ कर्व्ड है, आउटवर्ड्स अगर कर्व्ड है या इनवर्ड कर्व्ड है। तो दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं। क्या बोला मैंने, फिर से ध्यान से सुनो। ऑन द बेसिस ऑफ curved part of reflecting surface, whether it is curved outwards or whether it is curved inwards, हमारे पास दो टाइप की रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती हैं। ओके, कैसी, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव रिस्पेक्टिवली क्यों बोला, पढ़ो जरा, यहाँ पे देखो स्फेरिकल मिरर्स पे आ गए हैं हम। ओके, तो देखो क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर में बी कर्व्ड इनवर्ड्स। अभी मैंने जो लाइन बताई थी वो ये वापस रिपीट कर रहा है। ये क्या बोल रहा है, पढ़ो जरा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर में बी कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स, या तो अंदर की तरफ आपकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड हो सकती है या तो बाहर की तरफ कर्व्ड रहेगी। आगे क्या बोल रहा है कि भाई ऐसा मिरर, कैसा मिरर, ऐसा मिरर whose reflecting surface is curved inwards। यहाँ पे देख लो किसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, बताओ, ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है, ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है। तो मुझे बताओ किसकी जो मिरर 1 की रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड है या मिरर 2 की रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड है, 2। ओके, 2 की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये अंदर की तरफ कर्व्ड है, ऐसा दिख रहा है, ये अंदर की तरफ ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ऐसे मिरर को हम क्या कहते हैं, बोला है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स दैट इज फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब स्फीयर का सेंटर अगर मुझे यहाँ पे मार्क करना होगा तो लेट मी सिलेक्ट ब्लैक कलर एंड यहाँ पे मैं स्फीयर का सेंटर बना दे रही हूँ, लेट मी जस्ट सी, इधर पे बना दे रही हूँ मैं। ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, ये जो ब्लैक पॉइंट है दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो जो क्या बोल रहा है ये कि हमारी जो मिरर की सरफेस है इट इज कर्व्ड कहाँ पे, सेंटर की तरफ कर्व्ड है। ओके, कर्व्ड इनवर्ड्स। तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलेंगे, ऐसे मिरर को हम कॉनकेव मिरर कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे मैं दूसरे कलर से लिख दे रही हूँ कि दिस मिरर विल बी योर कॉनकेव मिरर। तो जो मिरर 2 है, इधर पे कहीं जगह है, ऊपर लिख दे रही हूँ मैं, जो मिरर 2 है व्हाट इज इट, इट इज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ऊपर देख लो, 2 के लिए नाम ऊपर देखो, 1 के लिए भी नाम ऊपर देखोगे। ओके, उसको हमने क्या कह दिया, कॉनकेव मिरर कह दिया। अब जरा यहाँ पे देखो, वापस यहाँ पे आओ। ओके, अब क्या बोल रहा है कि अ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved outwards, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ कर्व्ड है। तो यहाँ पे देखो ये 1 वाला, अब 2 तो हमारा ऑलरेडी हमने देख लिया क्या है, अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड थी। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व्ड रहती, ऐसे बल्ज्ड आउट रहती है। ओके, तो क्या बोल रहा है, इसको हम कह देते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या कह देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कह देते हैं। ओके, तो जो आपका क्या बोलते हैं मिरर 1 है वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है,
कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो आपकी ग्रे कलर की सरफेस है, दिस इज योर पॉलिश्ड सरफेस। तो अगर मेरी पॉलिश इस तरफ है, मतलब मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे कर्व्ड है? अंदर की तरफ कर्व्ड है, कर्व्ड इनवर्ड्स। जब अंदर की तरफ हमारा कर्व्ड रहता है, ओके, जब अंदर की तरफ कर्व्ड रहता है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं कि नहीं? यहाँ देख लो, क्या ये कॉनकेव है? क्या ये कॉनकेव है कि नहीं? ओके। अब अगर पॉलिश अंदर की तरफ है और जो बाहर वाली बल्जिंग आउट वाली जो सरफेस है वो क्या है? वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगी। पॉलिश अंदर है तो ऑब्वियसली बात है रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर रहेगी। तो ये क्या कहलाएगी? मेरी कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगी, कॉन्वेक्स मिरर की सरफेस कहलाएगी। ओके ओके, ठीक है, सब समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है स्फेरिकल मिरर की। जो शेडेड साइड है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग है, मतलब ऑब्वियसली बात है जो शेडेड साइड है आप दिखा रहे हो कि आपने वहाँ पे पॉलिश की है। ओके, चलो सर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या बोल रहा है ये? यू मे हैव नाउ अंडरस्टैंड दैट द सर्फेस ऑफ द स्पून कर्व्ड इनवर्ड्स कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू अ कॉनकेव मिरर। अब देखो, अगर यहाँ पे मैं एक चम्मच बनाने की कोशिश करूँ, ये हो गई आपकी चम्मच, ओके, और ये हो गई आपकी चम्मच का हैंडल। और ये कुछ वियर्ड लग रहा है, देखो जरा, अब इसी से काम चला लो। ओके, तो बोल रहा है कि ये जो अंदर की तरफ कर्व्ड वाला पार्ट है, दिस इज योर, क्या बोल रहा है? अप्रोक्सीमेटेड टू बी कॉनकेव मिरर। तो इसको अंदर वाले पार्ट को ये बोल रहा है हम इसको कॉनकेव मान ले रहे हैं, और जो बाहर वाला पार्ट है उसको हम कॉन्वेक्स मान ले रहे हैं, ये बोल रहा है ये। ओके, आगे बोल रहा है कि बिफोर वी मूव further on spherical mirror we need to recognize and understand the meaning of few terms। हमको कुछ terms की क्या बोलते हैं डेफिनेशन समझनी होगी। हमको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट आर दीज पॉइंट्स और क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये। तो ये इम्पॉर्टेंट है और इसको ध्यान से समझो। देखो जरा क्या बोल रहा है, दीज टर्म्स आर कॉमनली यूज्ड इन डिस्कशन अबाउट स्फेरिकल मिरर। ये कुछ कॉमन टर्म्स है जो हम स्फेरिकल मिरर के लिए डिस्कस करते हैं। क्या क्या? देखो, सबसे पहले आता है आपका सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, अगर मैंने एक क्या बोलते हैं अपना स्फीयर बना दिया और उधर से एक मिरर काट दिया, ठीक है, मैंने स्फीयर बना दिया एक, और वहाँ से मैंने एक मिरर को कट कर दिया। मिरर कब बनेगा? जब मैं किसी एक सरफेस को पॉलिश करूँगी। तो मैंने ये सरफेस को कट कर दिया इतनी सी, और या तो मैं अंदर की तरफ पॉलिश कर दूँ या तो मैं बाहर की तरफ पॉलिश कर दूँ। ओके, अच्छा, अब देखो, जिस स्फीयर से मैंने इसको कट किया तो उस स्फीयर का अपना खुद का एक सेंटर होएगा कि नहीं? होएगा कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे समझ लो मैंने इसको पॉलिश कर दिया। अच्छा, तो इस स्फीयर का अपना खुद का एक सेंटर है। ओके, अब ये बोल रहा है सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसको मैंने स्फीयर से कट करके अलग कर दिया था, तो ये इसका जो सेंटर रहेगा वो उसी स्फीयर का सेंटर रहेगा जिसका वो एक पार्ट था पहले। ठीक है, समझे मेरी बात? क्या कहा मैंने? इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को मैंने जिस स्फीयर से कट कर दिया था, ठीक है, तो इसका जो सेंटर रहेगा वो क्या रहेगा? कहाँ रहेगा? क्या रहेगा? तो वो उसी स्फीयर का सेंटर रहेगा जिससे मैंने इसको कट करके अलग किया था। ओके भाई, तुमको अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स से अलग कर दूं और पूछूं तुम्हारा घर कहाँ है, तो तुम ये नहीं बोलोगे कि भाई मेरा घर वही है जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं, राइट कि रॉन्ग? तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है ये? आगे बोल रहा है कि इसको हम क्या कह देते हैं? सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको हम कह देते हैं पोल। ओके, यहाँ डायग्राम में समझते चलो। समझ लो, अभी हम कॉनकेव मिरर की बात कर लें या कॉन्वेक्स मिरर की, क्या चाहते हो तुम? पहले किसकी बात करें, ऊपर वाले की कि नीचे वाले की? कोई एक बताओ, ए या बी? ए, ठीक है, तो दिस इज ए। ए क्या है? कॉनकेव मिरर है। अब देखो, एक तो ये सेंटर आ गया,
किसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर आ गया। और एक जो मैं सेंटर बता रही थी, ये किसका, स्फीयर का सेंटर है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस की सेंटर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, ये येलो कर लेती हूँ। तो दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर यहाँ पे है। ये क्या था, ये स्फीयर का सेंटर था, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर कहाँ पे था, यहाँ पे था। दोनों अलग चीज है, दोनों अलग चीज है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का खुद का सेंटर यहाँ बीच में आ गया, एकदम बीच में, एंड जो स्फीयर का सेंटर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक पार्ट था किसी जमाने में, वो सेंटर यहाँ पे है। ओके, अब समझो ये क्या बोल रहा है, बोला है द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अभी किसकी बात हो रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात हो रही है। तो उसका ये जो सेंटर रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। वो पोल तुम कहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एक सेंटर होएगा, इसको मैं कैपिटल P से रिप्रेजेंट करूंगी, एंड दिस विल बी डिनोटेड एज पोल। ओके, अच्छा आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, इट लाइज ऑन द सर्फेस ऑफ द मिरर। तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये मिरर की ये जो सर्फेस है ना, यहीं पे लाई कर रहा है। क्या बोलेंगे इसको, पोल बोलेंगे। आगे क्या बोल रहा है, द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर कैपिटल P। देखो यहाँ पे कैपिटल P से रिप्रेजेंट किया है हमने पोल को। आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ स्फीयर, दिस स्फीयर हैज अ सेंटर। अब ये जो मैं पहले बता रही थी कि ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है, इसको हमने अलग कर दिया, ये हमारा स्फेरिकल मिरर है। कहाँ से अलग किया, एक स्फीयर से अलग किया था कि नहीं। ओके, तो जो स्फीयर है, ये पार्ट ऑफ स्फीयर बोल रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक मिरर की हमारे एक स्फीयर का पार्ट है। ओके, इस स्फीयर का एक सेंटर होएगा, जो मैं यहाँ पे बता रही थी, इस स्फीयर का ये अपना एक सेंटर है। आगे क्या बोल रहा है वो, आगे बोल रहा है कि दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, इस पॉइंट को हम कह रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं हम इस पॉइंट को। आगे क्या बोल रहा है ये, इसको हम लेटर कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डायग्राम में देख लो जरा एक बार, डायग्राम में देख लो। अगर मैंने इस मिरर का स्फीयर एक्सटेंड कर दिया, समझ लो ये मिरर है, तो इसका स्फीयर मैंने ऐसे करके बना दिया, तो उस स्फीयर का जो सेंटर रहेगा वो यहाँ पे आएगा, और इसको मैं क्या बोलूँगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको मैं लेटर कैपिटल C से डिनोट कर रही हूँ। ओके ओके, अब देखो क्या बोल रहा है, ये बहुत अच्छी चीज बोल रहा है, इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा है, सुनो जरा ध्यान से। बोला है कि प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर। क्या मिरर के ऊपर ये पॉइंट आ रहा है कहीं पे, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको मैं C कह रही हूँ, तो क्या ये मिरर के ऊपर आ रहा है, क्या ये मिरर का पार्ट है, नहीं, या तो उसके आगे आएगा या तो उसके पीछे आएगा। कैसे, यहाँ पे देख लो, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये मिरर है, इसके पहले क्या आ रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है। अच्छा, अगर अपन दूसरा मिरर देखें, कॉन्वेक्स मिरर, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई और इसके बाद आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर। समझ में आया? ओके, अब क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहर लाई कर रहा है। आगे क्या बोल रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑफ अ कॉन, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक अभी पढ़ लो, उसके बाद का मैं बाद में कराऊंगी। क्या बोल रहा है ये, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। कॉनकेव मिरर के केस में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये कॉनकेव मिरर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के जस्ट सामने लाई करेगा। ओके, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर के सरफेस के पीछे लाई करेगा, ये कह रहा है ये। ठीक है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर however it lies behind the mirror in case of convex mirror. ओके, तो आज मैंने आपको दो टर्म्स बताई, पहला पोल और दूसरा था सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, बाकी का अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। तो आज जितना पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लेना थॉरली। ओके, और बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पढ़ाई करते रहना, मस्ती करना, जाओ।